हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हमने इंडिया ईयर बुक के आज सुबह दो चैप्टर कंप्लीट किए थे, चैप्टर नंबर 18 और 19। और अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 और 21। ठीक है, इन चार चैप्टर से मिला के लास्ट ईयर और पिछले दो बार के अगर हम देखें 23 और 24, तो वहाँ से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक छोटे छोटे हैं, आपको बोरियत आ सकती है, लेकिन अच्छे से उनको अगर पढ़ेंगे आप तो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज सुबह हमने चैप्टर नंबर 18 और 19 देखा था। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20, आवासन और शहरी मामले। ठीक है, जहाँ पर आपने एक चीज़ देखी थी कि जो ग्रामीण विकास था वो भी राज्य विषय था, और यहाँ पर शहरी विकास जो है ये भी एक राज्य का विषय है। और संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों को कई कार्यों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे आपने ग्रामीण विकास पढ़ा था, पंचायत 73वां संविधान संशोधन, फिर आ जाता है नगरीय विकास की अगर हम बात करें या शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज, तो वो आ जाती हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिनका जो कार्य निर्देश आदेश जो भी देता है वो कौन देता है? राज्य सरकारें देती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ स्कीम होंगी। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, ये आपके लिए काम का है। जैसे आप शहरीकरण पे अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहाँ पर आपके काम आ सकता है। जैसे क्या है कि भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक थी, और 37.71 करोड़ भारतीय, जो देश की कुल जनसंख्या का 31.16% हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हो गया 2011 की जनगणना का दिया हुआ डेटा। और शहरी जनसंख्या का वर्ष 2031 तक लगभग 60 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास। तो आवासन और शहरी मामले मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, को 2015 से लागू कर रहा है। तो ये जो योजना है, ये इसका मंत्रालय कौन है ये आप देख लो, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम का। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, जिसमें जल आपूर्ति, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। और यह योजना देश के सभी वैधानिक शहरों और विकास प्राधिकरणों के तहत क्षेत्रों को कवर करती है। फिर योजना का प्रमुख फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग पर है, जिसमें झुग्गी झोपड़ी के निवासी शामिल हैं। हालांकि मध्यम आय वर्ग को भी 2017 से क्रेडिट लिंक्ड वर्टिकल के तहत, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत इसमें शामिल किया गया है। तो इस योजना की सारी डिटेल हो गई। अगला टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक अभिनव प्रयोग है। कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू किया गया था। और बेसिकली इसमें क्या था कि जो 100 स्मार्ट शहर थे, ठीक है, 100 स्मार्ट शहरों का इसमें चयन किया गया था। तो कुल मिला के इतना याद रखिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की संकल्पना का केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य है सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में कुशल नागरिक केंद्रित शासन, जीवन को आसान बनाना, प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग और डेटा आधारित शासन प्राप्त करना है। तो ये इसका यूज हो गया, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। फिर एक और स्कीम है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रारंभ में 500 शहरों को मिशन के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें 15 शहरों का विलय हुआ, और वर्तमान में 485 अमृत शहर हैं। सभी शहरी स्थानीय निकाय जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, ठीक है, क्राइटेरिया दी हुई है कि सभी शहरी स्थानीय निकाय जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य राजधानियाँ और सभी राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना यानी हृदय, मुख्य नदियों के किनारे स्थित शहर, पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों वाले शहरों को मिशन के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें क्राइटेरिया दी गई है कि इनको शामिल किया गया है। देश की लगभग 65% जो आबादी है, शहरी आबादी है 65%, वो अमृत के तहत कवर की गई है, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, इसे फिलहाल मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था, अब इसको मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिर है अमृत 2.0, इसको 2021 में लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य है शहरों को जल पहुंचाने और सभी अधिकृत कस्बों में सभी घरों के नल में पानी का कनेक्शन पहुंचाना है। ठीक है, तो ये अमृत 2.0 आई थी 2021 में। फिर एक और स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
इसको कब शुरू किया गया था? 2013 में ये स्कीम शुरू हुई है। किसने शुरू की है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2013 से शहरी गरीब घरों की गरीबी और दुर्बलता को कम करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरिक आजीविका मिशन योजना संचालित कर रहा है। यह मिशन देश के सभी सांविधिक नगरों को कवर करता है, जिसे राज्य स्थानीय आवश्यकता और क्षमता के अनुसार तय करते हैं। अब इसके प्रमुख घटक क्या हैं? एक तो है सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास हो गया, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार हो गया, ठीक है। फिर स्वरोजगार कार्यक्रम, जो शहरी निर्धन व्यक्तियों समूहों को स्वरोजगार उपक्रम, लघु उद्यम स्थापित करने और ऋणों पर ब्याज अनुदान प्रदान करना है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। शहरों में रेहड़ी पटरी लगाने वाले पथ विक्रेता को समर्थन देने के लिए विक्रेता योजनाओं का समर्थन, इससे रिलेटेड अभी एक योजना भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, अगर आपको लगे तो आप PDF से देख लेना। बाकी आगे देखते हैं। वर्तमान में देश भर के 27 शहरों में मेट्रो रेल सुविधा या तो चालू है या निर्माणाधीन है, ठीक है। 27 शहर ऐसे हैं जहाँ मेट्रो रेल सुविधा चालू है या वहाँ पर उनका निर्माण किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जैसे ये है कि ना, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो मेंस के पर्पज से होगा। प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं। PM ई बस सेवा, तो भारत सरकार ने 2023 में PM ई बस सेवा नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में बस संचालन को बढ़ाना, जिसमें 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 20,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी बसें चलानी है? 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से 40 लाख तक की जनसंख्या वाले 169 से अधिक शहर इस योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र हैं। यानी वो ऐसे शहर होंगे जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 40 लाख के बीच में है, और यह योजना मार्च 2037 तक वैध रहेगी। तो यह है PM ई बस सेवा। अगली स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2014 में शुरू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने खुले में शौच मुक्त हो गया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत खुले में शौच मुक्त हो गया। SBM-U 2.0 को 2021 में भारत को 2026 तक कचरे से मुक्त शहरी भारत बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? सतत स्वच्छता और उपयोग किए गए जल का प्रबंधन, सतत ठोस कचरा प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी स्वच्छ भारत मिशन शहरी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि गीले कचरे का प्रबंधन करना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को बनाना है, ठीक है। गोवर्धन योजना, ये आगे हम सारी चीज़ें देखेंगे। और गोवर्धन योजना तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, बाकी इतना कुछ काम का है नहीं। बाकी इसमें एक है कि मिशन का उद्देश्य है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मल और इसके लिए इस्तेमाल किए गए पानी के उपचार की क्षमता को 13,000 MLD तक बढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक इसका उद्देश्य है मिशन का। फिर आगे अगर हम देखें, यही PM स्वनिधि की बात कर रहे थे, तो इसको देख लेते हैं। पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण तथा पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014। अब इसमें क्या है कि सरकार ने 2020 में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी PM स्वनिधि योजना शुरू की है। कब शुरू की है? 2020 में शुरू की है। दिसंबर 2024 तक बढ़ाए गए। अब दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ाया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो दिसंबर 2024 तक बढ़ाए गए इस केंद्रीय क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्य में क्या क्या है कि पथ विक्रेताओं के लिए औपचारिक क्रेडिट चैनलों के द्वार खोलना, ठीक है। सड़क विक्रेताओं, औपचारिक क्रेडिट यानी बैंकों से ये ऋण ले सकते हैं ना। अनौपचारिक जैसे साहूकार जमींदारों से लेते हैं, वैसा वाला सीन। तो औपचारिक क्रेडिट चैनलों के द्वार खोलना, सड़क विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, जो बदले में उन्हें भविष्य में ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जाल बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है PM स्वनिधि का। PM स्वनिधि योजना की यहाँ पर डिटेल में विशेषताएं दी हैं, तो ये हम जरूर देखेंगे। क्या है कि माइक्रो क्रेडिट सहायता और ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 3 किस्तों में 80,000 रुपये तक के बिना संपार्श्विक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जाती है। बिना संपार्श्विक मतलब कोई कोलेट्रल इनसे नहीं लिया जाएगा, और 80,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे एज अ पूंजी ऋण के रूप में। वे पथ विक्रेता जिनके पास आधार कार्ड और विक्रय प्रमाण पत्र या संस्तुति पत्र है, वे वेंडर ऋण प्राप्त करने के भी पात्र होंगे, ठीक है। डिजिटल अपनाना, यह योजना स्ट्रीट विक्रेताओं द्वारा डिजिटल अपनाने पर महत्वपूर्ण जोर देती है। अब इसमें क्या जोर दिया जा रहा है कि लेन देन के लिए प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। कहा जाएगा कि भैया आपको प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, वो आपको फ़ायदा होगा। तो आप क्या करो, ये भीम, पेटीएम, UPI जो भी हैं, इनको आप अपने ठेले पे लगा लो और उससे कमाओ।
स्वनिधि से समृद्धि यह योजना न केवल पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन को संबोधित करती है, बल्कि स्वनिधि से समृद्धि के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों के समग्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, फिर है एक इसमें परिचय बोर्ड। तो परिचय बोर्ड शहरी पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता अधिनियम द्वारा वांछित मान्यता दिलाने का वादा करता है, इसमें यह बात की गई है। फिर आगे अगर हम देखें तो नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन कब हुआ था, मई 2023 में हुआ था। 2023 का जिस दिन पेपर था, यूपीएससी का प्रीलिम्स था, उसी दिन यहाँ पर उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का। कर्तव्य पथ का उद्घाटन 2022 में किया गया था। ठीक है, तो आवासन और शहरी मामलों में कुल मिला के इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे 21। ठीक है, परिवहन चैप्टर देखेंगे। यहाँ से पिछले साल एक सवाल था, तो एक या दो सवाल थे यहाँ से, तो ध्यान से देखेंगे। आपको थोड़ा बेसिक देख लेना है कि रेलवे के बारे में। तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन संचालन शुरू हुआ था। ठीक है, 1853 में, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय, अब ये न्यूज़ में क्यों है? हालांकि यूपीएससी ने कभी ऐसा मैचिंग वाला सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि रेलवे जोन और उनके मुख्यालय जो हैं उनका मंडल कहाँ है वो मिलाना। जैसे मध्य मुख्यालय ये कहाँ है, मुंबई में है। पूर्वी मुख्यालय ये कोलकाता में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये लाइमलाइट में क्यों है कि अभी तक आप 17 देखते थे। ठीक है, अभी 17 देखते थे, अभी एक नया जुड़ गया है, 18वां जो मुख्यालय जुड़ा है उसकी हम बात करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें लाइमलाइट में है। तो इस 18वें का नाम क्या होगा? जो 18वां जोन होगा इसका नाम होगा साउथ कोस्ट। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे। तो साउथ कोस्ट रेलवे इसका नाम होगा जोन का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका मुख्यालय होगा, ये मुख्यालय होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में ये होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा ये 18वां जोन साउथ कोस्ट रेलवे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर आप पीसीएस वीसीएस का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर ये 17 आपको याद रखने हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? रेलवे वित्त, ये भी आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि 1924-1925 वित्तीय वर्ष से संसद में अलग से प्रस्तुत किया जा रहा था रेलवे बजट। लेकिन जब 2017-18 वाला बजट आया तो वहाँ से क्या हुआ कि दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। जो आम बजट और रेलवे बजट अब साथ साथ आने लगे थे 2017-18 से। ठीक है, फिर एक इसमें यह है कि अमृत भारत स्टेशन योजना। तो भारतीय रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना, जैसे स्टेशन तक पहुंच में सुधार, परिभ्रमण क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय। तो यहाँ जो बेसिक नीड है वहाँ की, उनमें सुधार करना है। तो ये है अमृत भारत स्टेशन योजना। वर्तमान में 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं परिचालन में है। ये आपको अगर आइडिया होगा। ठीक है, कितनी है? 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं परिचालन में है। ये 31 दिसंबर तक की बात की जा रही है, 31 दिसंबर 2024 तक की। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की गई है। तो यहाँ पर इतना देख लीजिए, आपको इतना तो पता हो गया होगा कि एक अर्ध उच्च गति वाली अंतर शहरी सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। भारत की पहली स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में शुरू की गई थी। पहला रूट दिल्ली से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी तक था। तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी 2019 में नई दिल्ली से बनारस के बीच में, वाराणसी के बीच में चली थी। ठीक है, इतना ही देखना था। फिर आगे अगर हम देखें, आगे आ जाएगा सड़क नेटवर्क। तो ये आंसर राइटिंग में काम आएगा बेसिकली यहाँ पर कि भारत के पास लगभग 63.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अन्य सड़कों की देखरेख से संबंधित कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो देखता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बाकी और जो सड़कें हैं वो देखते हैं राज्य की। ठीक है, वो सारी राज्य सरकारें देखती हैं। फिर आगे देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना कब शुरू हुई थी? 2017 में योजना शुरू हुई थी भारतमाला। ठीक है, और ये परियोजना 34,800 किलोमीटर की योजना है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से 10,000 किलोमीटर शामिल है। तो बेसिकली ये क्या था कि सड़क निर्माण में, ठीक है, सड़क निर्माण में ये इसका यूज़ हुआ था भारतमाला। और एक अगर आप देखोगे सागरमाला, उसका यूज़ कहाँ था? समुद्री तटों के लिए था। तो ये चीज़ें हो गई। फिर एक है बांग्लादेश संपर्क परियोजना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, देखे रहिएगा अच्छे से। ऐसा सवाल पूछा भी गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अब त्रिपुरा, तो NHIDCL, ठीक है, ने अगरतला सबरोम खंड का निर्माण पूरा किया है, जिसमें फेनी ब्रिज भी शामिल है। यह ब्रिज इस क्षेत्र को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ता है। तो एक तो आपको फेनी ब्रिज याद रखना है। फिर मेघालय में अगर हम देखें तो NH51 का
तुरा से डालू तक उन्नयन किया जा रहा है जो जाइका ओडीए ऋण के तहत है। फिर शिलांग डॉकी सड़क का विकास किया जा रहा है जिससे बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ठीक है, इसके आगे मिजोरम की अगर हम बात करें तो त्लाबुंग और लुंगलेई सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा। तो बांग्लादेश के साथ और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनके बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में ये सड़क निर्माण कार्य किए गए हैं। ठीक है, म्यांमार संपर्क परियोजनाओं की अगर हम बात करें, यहाँ से शायद क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा 2023 या 24 में क्वेश्चन था। मणिपुर इम्फाल मोरे सड़क का विकास जो एशियन हाईवे AHO2 का हिस्सा है। यह सड़क भारत म्यांमार थाईलैंड यानी IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, इम्फाल मोरे सड़क। फिर नेपाल कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत नेपाल सीमा पर मेची ब्रिज और इसके संपर्क मार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है और यह पुल नेपाल के काकरविटा को, ठीक है, पश्चिम बंगाल में NH 327B पर स्थित पानी टंकी से जोड़ता है। तो ये भी आपने याद रखना है। मेची ब्रिज किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। मेची ब्रिज क्या करेगा? नेपाल के एक काकरविटा स्थान है उसको पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से जोड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये तो फिलहाल अभी काम के नहीं है। पर्वतमाला परियोजना है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना कब शुरू हुई? 2022-23 में शुरू की गई। बस सन याद रखिए, बाकी इतना याद कर ही लोगे कि पर्वतों में क्या है, यात्रियों की सुविधा बढ़ानी है, वो सारी चीज़ें करनी है। फिर एक और है, वो देखते हैं आगे क्या है। आगे समुद्री विकास की अगर हम बात करें तो भारत का 7,517 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 217 गैर प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं। अब बंदरगाहों के लिए सवाल पूछा गया था 2023 में। ठीक है, आपको ये देख लेना है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन कृत्रिम बंदरगाह है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो ये 12 प्रमुख बंदरगाह आपको देख लेने हैं। कौन पूर्वी तट पर स्थित है, कौन से पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ये आपको काम यहाँ से देखना है। भारतीय शिपिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार का 95% मात्रा और 68% मूल्य का व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। इसलिए भारतीय शिपिंग उद्योग की अगर आपने लिखना हो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, तो आप आंसर राइटिंग में यहाँ से ये डेटा कोट कर सकते हो वहाँ पर। फिर है जहाज पुनरावर्तन। तो भारत जहाज पुनरावर्तन में वैश्विक रूप से अग्रणी है और मुख्य रूप से गुजरात का अलंग सोसिया, ठीक है, मुख्य रूप से जो है पुनरावर्तन का काम कहाँ होता है? गुजरात में। गुजरात के अलंग सोसिया में की जाती है और यह आज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है। तो आपने याद रखना है कि गुजरात में अलंग सोसिया किस लिए फेमस है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है। यह यार्ड प्रति वर्ष 450 से अधिक जहाज़ों का रिसाइकलिंग करता है और लगभग 3.50 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है। ठीक है, फिर भारत ने 2019 में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल जहाज रिसाइकलिंग के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकार किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किससे रिलेटेड है? जहाज रिसाइकलिंग से रिलेटेड है और भारत 2019 में इसमें शामिल हो गया है और ये जुलाई 2025 में लागू होगा। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जुलाई 2025 में लागू होगा और भारत जहाज़ों के सुरक्षित और व्यवस्थित रिसाइकलिंग में अग्रणी रहेगा। ये बात यहाँ पर की गई है। फिर आगे सागरमाला कार्यक्रम की बात की गई है, जो मैंने ऊपर ही बताया था कि भारत के समुद्र तट नौगम्य जलमार्गों और उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। आपको ये तो पता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ हुआ है भारत में? ठीक है, ये पिछले 1-2 साल से न्यूज़ में है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण हुआ है। यहाँ पर लोथल लिखा है लेकिन ये क्या है? लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में ये निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखना आपने, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ है? लोथल गुजरात में। फिर अगर आगे हम देखें, यहाँ पर है कि 2022 में मुंबई में आयोजित पहला, ठीक है, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला था। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, 2022 में ये हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। और इस क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को उजागर किया है। किस क्षेत्र में? यानी क्रूज पोत परिवहन क्षेत्र में, और वैश्विक क्रूज उद्योग का ध्यान आकर्षित किया। बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ हुआ है, बाकी इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मतलब ये संगठन दिए हैं यार, यहाँ से सवाल आ जाए तो कह नहीं सकते। बाकी जो लाइमलाइट में होते हैं थोड़ा उन पे ज़्यादा फोकस रहता है, और कुछ चीज़ें अगर आ जाती तो एक बार मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ आप अपने से PDF से देख लो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, है ना। फिर अगला है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी AERA। ठीक है, एरा।
ये क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय विमानपत्तक आर्थिक निकाय नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया है। एरा हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी निभाता है। तो ये आपने देखा होगा, आजकल विमान से रिलेटेड बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, पिछले 1-2 साल में आपने न्यूज़ में देखी हैं। तो भारत में क्या संबंध है, इसलिए यहाँ पर हमने बता दिया कि कौन सा प्राधिकरण है जो इसकी देखभाल करता है। ठीक है, जैसे इसमें कोई शुल्क होता है, अन्य प्रभार होते, सेस होता है, उनको देखेगा। हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी कौन करेगा, ये सब काम करता है एरा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पर क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान, UDAAN। ठीक, UDAN यानी उड़ान। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जिसको कहते हैं, ये राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के 2016 के तहत ये योजना शुरू की गई थी। तो उड़ान कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुलभ और किफ़ायती बनाना। पिछले साल इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि आप भाई लेके आए थे कि चप्पल पहन के आदमी एरोप्लेन में चला जाएगा, लेकिन जो त्योहारों के टाइम पे जो ये कंपनियां होती हैं एयर वाली, है ना, जैसे स्पाइस जेट वगैरह, ये क्या करती हैं, फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा वसूलती हैं। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो आपने याद रखना है कि उड़ान योजना शुरू हुई थी और इसकी भी चर्चा की गई थी कि आपने कहा था कि भाई चप्पल पहन के आम आदमी एरोप्लेन में सफ़र कर सकता है। तो ये योजना कब आई थी? 2016 में, और ये क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुलभ और किफ़ायती बनाना था, इसलिए योजना शुरू की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत 1-2 पॉइंट दिए हैं, वो देख लेते हैं कि 2022 में भारत ने मालदीव और कनाडा, ठीक है, मालदीव और कनाडा के साथ ओपन स्काई समझौते किए और 2023 में न्यूजीलैंड के साथ ओपन स्काई समझौता किया। मई 2024 तक भारत के पास 24 देशों के साथ ओपन स्काई समझौते हैं। काम की चीज़ ये नहीं है कि किसके साथ किया किसके साथ नहीं किया, काम की चीज़ ये है कि ओपन स्काई होता क्या है। ठीक है, ओपन स्काई समझौता है क्या? तो ये ऐसे याद रखो कि ओपन स्काई एग्रीमेंट ये होता है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दो या अधिक देशों के बीच हवाई सेवा को उदार बनाने के लिए किया जाता है, यानी लिबरल बनाने के लिए किया जाता है। इस समझौते के तहत क्या किया जाता है कि देशों को अपनी एयरलाइनों को एक दूसरे, यानी भारत अगर न्यूजीलैंड में एयरलाइन लेके जाना चाहे तो उसके क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति मिलती है, मतलब न्यूजीलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति मिलती है। और न्यूजीलैंड अगर भारत आना चाहता है, जो न्यूजीलैंड से विमान आएगा तो वो भारत के हवाई क्षेत्र में उसको उड़ान भरने की अनुमति मिलती है, जिससे क्या होता है, हवाई यातायात को बढ़ावा मिलता है। तो ये है ओपन स्काई एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये दो देशों के बीच में, दो या अधिक देशों के बीच में क्या है कि हवाई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति 2008। यहाँ से सवाल पिछली बार एक था, तो याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2008 में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति तैयार की थी। अब तक भारत सरकार ने 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की है, ठीक है, के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन दिया है। तो 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे कहाँ हैं? जैसे गोवा का मोपा, अब ये मैचिंग में पूछ सकते हैं, तो याद रखना है आपने, गोवा का मोपा, महाराष्ट्र का नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक के कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोगा, मध्य प्रदेश का डबरा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और नोएडा, गुजरात के धुलेरा और राजकोट, पुडुचेरी का कराईकाल, आंध्र प्रदेश का दगदर्थी, भोगापुरम और ओरावकल, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, सिक्किम के पांग्योंग, केरल का कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन दिया गया है। तो ये कहाँ पर है? जैसे मोपा कहाँ है? गोवा में, डबरा मध्य प्रदेश में। तो ये मैचिंग में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पाक्योंग, कन्नूर, कलबुर्गी, उरवकल, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, धुलेरा और राजकोट पहले ही परिचालन में आ चुके हैं। और हिरासर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जुलाई 2023 में पूरा होकर उद्घाटित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ये मैचिंग में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से याद रखना। और पिछली बार यहाँ से सवाल भी था, अगर आपने PYQ देखा होगा। यहाँ पर ड्रोन की बात की गई है, तो आपने देखा होगा कि ड्रोन से रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि ड्रोन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कृषि में हो सकता है, चिकित्सा की आपूर्ति में होगा। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा पूर्वोत्तर में ऐसे ले जाया गया था, ड्रोन से दवाई भेजी गई थी, है ना। आपदा राहत हो गया, भूस्थानिक मानचित्रण हो गया। तो एक लैंड का अगर मानचित्र बनाना हो, आप देखते हो ना रील में ऊपर से बढ़िया दिखाते हैं कि ये मेरा शहर है, तो ये भूस्थानिक मानचित्रण भी हो सकता है। आपदा राहत के समय हो सकता है कि आपदा के टाइम पे देख सकता है, वो ड्रोन उड़ा के देखेंगे कि कहाँ पर कितना हो रहा है। कृषि, निगरानी, परियोजना प्रबंधन, रक्षा और कानून प्रवर्तन और कीटनाशकों के छिड़काव में भी ड्रोन का उपयोग होने लगा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात है। फिर एक है बायोमेट्रिक सक्षम निर्बाध यात्रा।
तो डिजी यात्रा क्या है? डिजी यात्रा नागर विमान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है यात्रियों को हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना। यह पहल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध प्रोसेसिंग की परिकल्पना करती है। यह सेवा वर्तमान में केवल घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध है और पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है? स्वैच्छिक है। डिजी यात्रा ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है और यह अभी 14 हवाई अड्डों पर यह सेवा फिलहाल उपलब्ध है, सभी हवाई अड्डों पर उपलब्ध नहीं है। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। फिर जीपीएस आधारित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन क्या है? गगन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बीच एक संयुक्त प्रणाली है जिसे जीपीएस सिग्नल की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। गगन मई 2015 से पूरी तरीके से चालू है और ये 24/7 उपलब्ध है, यानी हर समय उपलब्ध है। फिर है कृषि उड़ान। तो कृषि उड़ान योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य है हवाई परिवहन के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना। मतलब फ्लाइट के थ्रू क्या करना है, जो कृषि उत्पाद हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो ये है कृषि उड़ान 2.0। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने कृषि उड़ान योजना के तहत 21 घरेलू हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक और P2C विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग और TNLC RNFC पर छूट प्रदान की है। अब ये कहाँ है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। सुगम्य भारत अभियान हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2016 में शुरू किया गया था दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के लिए। ठीक है, तो यह सुगम्य भारत अभियान। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम। तो ICO, जिसको अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन बोलते हैं, ने अपने 39वें सत्र 2016 में, ठीक है, CORSIA, ठीक है, कॉर्सिया, तो CORSIA कॉर्सिया को अपनाया था। किसने? ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने 2016 में कॉर्सिया को अपनाया था। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समन्वित तरीका प्रदान करती है। फिर आगे यहाँ पर कार्बन ऑफसेटिंग का अर्थ बताया गया है। तो कार्बन ऑफसेटिंग का अर्थ है कि उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए। तो मान लीजिए किसी ने उत्सर्जन किया है, ठीक है, कार्बन CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है विमानन, तो वो क्या कर सकती है, जो उत्सर्जन कम करने वाली योजनाएं हैं वहाँ पर वो वित्तीय सहायता दे सकती है। ठीक है, तो वो है, इसका मतलब होता है कार्बन ऑफसेटिंग। तो कार्बन ऑफसेटिंग का अर्थ है उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए ICO अनुमोदित उत्सर्जन इकाई कार्यक्रम में वित्तीय सहायता। एयरलाइंस अपने उत्सर्जन की भरपाई उन परियोजनाओं में निवेश करके कर सकती है जो कार्बन को कम, रोकने या अवशोषित करने का काम करती हैं। तो ये बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, कार्बन ऑफसेटिंग भी आपने देख लिया। तो कुल मिला के इन 2 चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है सिविल सेवक UPSC PCS, और आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो इन 2 चैप्टर्स की। बाकी ये चैप्टर आपको देखने में बहुत नॉर्मल लगे होंगे, लेकिन यहाँ पिछले साल 2 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके काम आ सके। बाकी धन्यवाद और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।